चलिए एक बार फिर से आप सभी का वेलकम इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेशन हमारा चल रहा है, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो कल तक हम लोगों ने ये बात डिस्कस कर ली 1857 क्रांति, 1857 रेवोल्यूशन हम लोगों ने देख लिया कल। अब देखिए रेवोल्यूशन कल हम लोगों ने पढ़ा 1857 क्रांति। तो क्रांति का फेल होने का कारण प्रमुख क्या था? कोई एक क्या है नेतृत्व, क्या है लीडर कोई ना होना। और क्रांति क्या थी? कोई योजना थी नहीं स्पष्ट, तो इसलिए क्या हुई क्रांति फेल हो जाती है। तो इसके बाद हम लोग क्रांति के बाद जो हमारा सिलेबस में दिया हुआ राष्ट्रीय आंदोलन, उसी नेशनल मूवमेंट की ओर चलते हैं। तो नेशनल मूवमेंट में जो 1857 क्रांति थी उसको थोड़ा सा हम लोगों ने जानना था, जिसके बारे में बातें हम लोगों ने कल वाली क्लास में हम लोग कर चुके हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं अपना टॉपिक नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, देखिए इस राष्ट्रीय आंदोलन की हम लोग जरा बात करें और इस नेशनल मूवमेंट की जो हम लोग बात करेंगे, ये बात हम करेंगे 1885 से लेकर जब तक क्या होता है भारत आज़ाद होता है 1947 तक। ये वाला वो टाइम पीरियड है जिसकी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसको हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पढ़ना है। तो इस नेशनल मूवमेंट में देखिए सबसे पहली बात हम लोगों ने शुरुआत करनी पड़ेगी राष्ट्रीय आंदोलन की, क्योंकि क्रांति को हम लोगों ने पढ़ा 1857 की, तो क्रांति फेल हो गई। रीजन क्या है? कोई बड़ा दल भारत के पास नहीं था, कोई क्या है एक क्या है लीडर कोई नहीं था, कोई नेतृत्व नहीं था। तो इसलिए सबसे पहली बात हम शुरुआत कहां से करते हैं? 1885 से करेंगे, क्योंकि 1885 में भारत में क्या एक बड़ा दल आता है कि स्थापना होती है, जिसका नाम था कांग्रेस। तो हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है, कांग्रेस के जन्म से। और आज का जो टॉपिक रहेगा बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म। यहां से हम लोग अपने सिलेबस की क्या करेंगे, टॉपिक की स्टार्टिंग करेंगे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म, तो सबसे पहली बात इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो दिसंबर 1885 में होती है, दिसंबर 1885। ठीक है, और इसके जो फाउंडर थे खुद एक अंग्रेज आईसीएस ऑफिसर थे, अधिकारी थे, और इनका नाम था A.O. ह्यूम। तो इन A.O. ह्यूम जो खुद एक अंग्रेज आईसीएस अधिकारी हैं, इसके द्वारा क्या किया गया, कांग्रेस की स्थापना की गई। एक दल बनाया गया, इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम का दल। अब जब ये संगठन बना तो इस संगठन के जो पहले प्रेसिडेंट बन के सामने आते हैं, यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन रहे संगठन के, तो इस संगठन की जो पहली मीटिंग, पहले बात करते हैं फर्स्ट मीटिंग की बात कर लेते हैं। फर्स्ट मीटिंग, तो देखिए इस कांग्रेस की पहली जो मीटिंग यानी कि जो पहला सेशन हुआ वो जगह थी बंबई। जगह कौन सी थी? उस समय बंबई बोलते थे। बंबई में एक मैदान था, ग्वालिया टैंक मैदान। ग्वालिया टैंक मैदान में एक विद्यालय था, इसका नाम था गोकुल तेजपाल, गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी। यहां पे क्या होती है, इस कांग्रेस की पहली मीटिंग हुई बंबई का ग्वालियर टैंक मैदान, गोकुल तेजपाल संस्कृत क्या है यूनिवर्सिटी में क्या होती है, इसकी पहली मीटिंग हो गई। अब देखिए जो A.O. ह्यूम थे, जब पहली मीटिंग हुई तो इसके जो फाउंडर थे वो भी कौन थे? A.O. ह्यूम। और आपसे प्रश्न बने कि इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सचिव चेयरमैन कौन थे, तो चेयरपर्सन भी कौन थे? यही थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले चेयरमैन या सचिव, इसको हम लोग बोलेंगे। तो पहले सचिव की बात करें तो खुद कौन है? A.O. ह्यूम। और फाउंडर भी कौन है? A.O. ह्यूम। और जब इसकी मीटिंग हुई तो इस मीटिंग में जो पहले प्रेसिडेंट की बात करें, ये प्रेसिडेंट थे W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो W.C. बनर्जी क्या थे? इस कांग्रेस के क्या थे? पहले अध्यक्ष कौन रहे? तो पहले अध्यक्ष आपसे पूछेगा भी एग्जाम में
तो ये कौन है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पहले सचिव की बात करें तो ए.ओ. ह्यूम, और इसके फाउंडर भी कौन है, ये भी कौन है, ए.ओ. ह्यूम। तो पहली मीटिंग भी कब होती है, दिसंबर 1885 में, और जब क्या होगी, इसकी स्थापना होगी। हालांकि इसमें एक और व्यक्ति थे, दादा भाई नौरोजी का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जब ये कांग्रेस नाम का दल बना था तो इस कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल संघ करके रखा गया था इसका नाम, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सजेशन पे, सुझाव पे इस दल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। तो यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इस संगठन कांग्रेस का नाम किसके सजेशन पे कांग्रेस किया गया, तो वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी। इनके नाम पे क्या क्या होता है, इसका नाम सजेशन। अब देखिए इस समय ये भी हमें जानना पड़ेगा, जिस समय कांग्रेस की स्थापना होती है, इस कांग्रेस की स्थापना के समय, कांग्रेस के क्या है, फाउंडिंग के समय, जब इसको क्या है, इसका जन्म हुआ कांग्रेस का, तो इस समय वायसराय कौन थे, इस समय के जो वायसराय थे भारत में, उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। थोड़ा सा लॉर्ड डफरिन, तो लॉर्ड डफरिन क्या थे, इस समय के तत्कालीन वायसराय हुआ करते थे। और लॉर्ड डफरिन ने तो यहां तक बोल दिया जी कांग्रेस क्या है, ये कांग्रेस क्या दरअसल क्या है, देशद्रोहियों की क्या है, एक संस्था है, गद्दारों की क्या है, एक संस्था बनी है, कौन सी, उसका नाम कांग्रेस। ये स्टेटमेंट किसका था, लॉर्ड डफरिन। अब लॉर्ड डफरिन के साथ साथ यहाँ पर कुछ हम लोग और फैक्चुअल बातें हम लोग कर लेते हैं। तो फैक्चुअल हम लोगों ने अध्यक्ष की बात कर ली, जरा ये भी बात कर ले कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, कुछ फैक्चुअल बातें हम लोग कर लेते हैं। देखिए पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे इसके, तो उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहले मुस्लिम क्या थे, इसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के। एक दो फैक्ट हम लोग और बात कर लें कि इसके क्या है, पहले अंग्रेज या मैं इसको ईसाई बोल सकता हूं, पहले अंग्रेज अध्यक्ष या ईसाई अध्यक्ष, इनका नाम था जॉर्ज यूले। कौन थे भाई, जॉर्ज यूले। तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हमने जान लिए बदरुद्दीन तैयब जी, पहले ईसाई अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले। एक फैक्ट और डाल लेते हैं, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट है ना, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट यानी कि पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। तो और फैक्ट डाल लेते हैं, और इनका नाम था एनी बेसेंट। जरा ये नाम भी आप याद रखें। तो फर्स्ट महिला, पहली क्या है वुमन प्रेसिडेंट कौन सी रही, एनी बेसेंट। और पहले क्या है अंग्रेज अध्यक्ष कौन रहे, ठीक है, इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन रहे, जॉर्ज यूले। और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन रहते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं किसके बारे में, कांग्रेस के बारे में। तो अभी हम लोगों ने जान लिया 1885 दिसंबर में क्या होती है कांग्रेस की स्थापना हुई। फाउंडर कौन रहे, ए.ओ. ह्यूम, जो खुद कांग्रेस के क्या बने, पहले सचिव बनते हैं। जो पहली मीटिंग कहां हुई कांग्रेस की, पहला सेशन कहां पे हुआ है, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, कौन सा, गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। दूसरी बात, इसके राष्ट्रपति सॉरी इसके अध्यक्ष कौन रहे, प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करें तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी रहे कांग्रेस के। और ये कुछ हम लोगों ने इस समय वायसराय कौन थे, तो वायसराय थे इस समय लॉर्ड डफरिन, क्योंकि लॉर्ड डफरिन का खुद कहना था कि कांग्रेस क्या राष्ट्रद्रोहियों की क्या संस्था है। और बोलते हैं कि कांग्रेस अपनी क्या है मौत की घड़ियां गिन रही है, और मेरी उम्मीद है भारत में रहते हुए जल्दी क्या कर सकूं, कांग्रेस की क्या है अपनी मौत में क्या कर सकूं, इसको शांतिपूर्वक मरने में इसको योगदान दे सकूं। ऐसा स्टेटमेंट भी किसका था, लॉर्ड डफरिन का था। तो ये कुछ बातें हम लोगों ने किसके बारे में बात कर ली, कांग्रेस के बारे में बात की। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। चलिए,
तो अभी हम लोगों ने कांग्रेस को जान लिया और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या नेशनल मूवमेंट, तो नेशनल मूवमेंट की भी हम लोग जरा बात कर ले। और अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट स्टेज। राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण है ना। तो राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण, फर्स्ट स्टेज ऑफ नेशनल मूवमेंट। और देखो इस वाले स्टेज को हम लोग रखते हैं 1885 से लेकर 1905 1905 तक का जो समय है, इसको रखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण। और नेशनल मूवमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए इस राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला चरण है, इसी पहले चरण को हम लोग बोल देते हैं उदारवादी चरण। उदारवादी यानी कि मॉडरेट्स, द मॉडरेट है ना। या इसी वाले सेशन की अगर हम लोग बात कर ले, या इसी को हम लोग बोल देते हैं कई बार नरमपंथी। ठीक है, कौन सी विचारधारा है, कौन सी आइडियोलॉजी है, नरमपंथी विचारधारा या नरमपंथी आइडियोलॉजी, मॉडरेट्स आइडियोलॉजी। कौन सी, इसी को हम लोग ऐसे ही बोलते हैं हिंदी में। अब देखिए ये जो चरण है हमारा, जिसको मैंने क्या बोला, नरमपंथी बोला, उदारवादी बोला, मॉडरेट बोला, तो इस चरण में अब कोई भी जब दल बनता है, उस दल में दो टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग उग्र स्वभाव के होते हैं, तो कुछ लोग क्या होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। तो ऐसे ही कांग्रेस है। अभी तक जो कांग्रेस बना, दरअसल कांग्रेस क्या है, बड़े घरों के क्या कुलीन लोगों का क्या था, एक संगठन था, नोबल पर्सन्स का एक संगठन था, जिसमें बड़े बड़े वकील यानी कि बड़े बड़े पदों पर बैठे पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। अब देखिए जो कांग्रेस थे, इनके प्रमुख लीडर्स की अगर हम लोग बात कर लें कि यहाँ के प्रमुख नेता कौन कौन थे, तो इनके लीडर्स की हम लोग बात करें। देखिए नेता कौन कौन है यहां पर इस समय इनके, तो इनके प्रमुख नेता हैं खुद इस समय दादा भाई नौरोजी रहे। दादा भाई नौरोजी हैं, एक व्यक्ति हैं फिरोज शाह मेहता, यहाँ के इनके क्या लीडर हैं। दूसरे व्यक्ति की अगर हम लोग बात कर लें तो इनके मदन मोहन मालवीय, ठीक है, खुद WC बनर्जी। इसके अलावा नेताओं की अगर हम लोग बात कर लें, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो ये कुछ लोग हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी हम ला सकते हैं इसमें। देखिए जितने भी नेता हैं इत्यादि एक्सेट्रा, ये सब इसके क्या है, किस प्रकार नेता है, नरमपंथी विचारधारा को फॉलो करते हैं, यानी कैसे हैं, कैसे हैं, उदारवादी लोग, मॉडरेट्स हैं। तो इन लोगों का जो मानना है, इन लोगों का तरीका क्या है, ये लोग क्या करते हैं, जब कांग्रेस का ये वाला चरण रहा, जो पहली स्टेज थी 1885 से क्या कांग्रेस की स्थापना होती है, कांग्रेस की फाउंडिंग होती है, जन्म होता है, कब से कब तक, 1905 तक, यानी कि लगभग जो 20 साल का समय है शुरुआत का, स्टार्टिंग वाले जो 20 साल है, इन 20 सालों में कांग्रेस की जो विचारधारा के लोग हैं, कैसी विचारधारा है, मॉडरेट्स हैं, उदारवादी लोग हैं। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, दरअसल इनका तरीका क्या है कांग्रेस इनका, ये लोग क्या करते हैं, एक मीटिंग बुलाते हैं अपनी, एक सेशन रखते हैं, उस सेशन में एक व्यक्ति को अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं, और उस प्रेसिडेंट के बाद, चुनने के बाद, इलेक्ट करने के बाद वहाँ पे मीटिंग रखते हैं, और मीटिंग में अपनी कुछ बातें रखते हैं, और उन सभी बातों के लोग क्या करते थे, एप्लीकेशन, जो बातें इनकी होती थी वहाँ पे पास की जाती थी उस मीटिंग में, उसको एप्लीकेशन पर लिख करके, कागज पर लिख के, जिसको ज्ञापन बोलते हैं वर्तमान में, उस एप्लीकेशन को क्या है, ब्रिटिश सरकार को सौंप देते थे। यानी कि ये क्या थी, उनकी मांगे, अपनी क्या डिमांड्स को मनवाने का तरीका हुआ करता था ब्रिटिश सरकार के सामने। क्योंकि इनका तरीका क्या है, उदारवादी, नरमपंथी लोग हैं, नरम विचारधारा के लोग हैं, ठीक है। तो ये तरीका ये लोग फॉलो करते हैं, तो इसको बोला गया राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण। अब देखिए ये लोग इस तरह की फॉर्मेट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन्हीं में से, कांग्रेस में से क्या है, कुछ लोग इस स्वभाव, उग्र स्वभाव के रहे होंगे, जिनका मानना ये रहेगा कि जो आपका तरीका है
क्या है, ब्रिटिश सरकार से अपनी डिमांड्स रखने का वो तरीका क्या बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यानी कि अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि इनमें से कौन एक उदारवादी यानी कि मॉडरेट है, तो कौन से सब क्या है, उदारवादी नेता हैं, और जिनका मानना क्या है, जिनका यानी कि ब्रिटिश सरकार से अपनी डिमांड रखने का तरीका क्या है, एक एप्लीकेशन लिखेंगे, सभी लोग साइन करेंगे और सिग्नेचर करने के बाद उसको ब्रिटिश सरकार को कर देंगे, सौंप देंगे कि आप क्या करिए, हमारी मांगों पे क्या करिए, विचार करिए। अब देखिए इस तरह का तरीका अपनाएंगे ब्रिटिश लोग, क्या करेंगे, इन डिमांड्स को मानेंगे क्या, बिल्कुल नहीं मानेंगे शायद। तो इसके बाद ऐसी स्थिति में कुछ नेता और उभर के सामने आएंगे। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, पहले आगे की बात करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद हम लोग जरा आगे बात कर लेते हैं सेकंड स्टेज। राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण है ना, सेकंड स्टेज। अब देखिए जो सेकंड स्टेज हम लोग मान रहे हैं, इसको 1905 से लेकर 1917 या 1990 तक हम इसको रख लेते हैं, जब तक गांधी की एंट्री नहीं होती है। यानी कि जो इस समय का जो समय है, इसकी अगर हम लोग बात करें, इसको बोल देंगे द एक्सट्रीमिस्ट। यानी कि हम लोग बोलना चाहें उग्रवादी विचारधारा के लोग हैं, हम बोलना चाहें कैसे लोग हैं, ये गर्मपंथी लोग हैं। तो जब कोई भी दल होता है, कोई भी संगठन होता है, तो उस संगठन में दो टाइप के लोग होते हैं, कुछ उग्र स्वभाव के होते हैं, कुछ होते हैं शांत स्वभाव के होते हैं। तो कांग्रेस का जो हमने अभी राष्ट्रीय आंदोलन का हम लोगों ने पहला चरण पढ़ा, इस पहले चरण में किस प्रकार के नेता हैं, सब लोग क्या हैं, कैसे मॉडरेट हैं, उदारवादी लोग हैं। अब इसमें कौन आते हैं भाई, ये कौन सी विचारधारा है, उग्रवादी विचारधारा है, ये एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। अब इन एक्सट्रीमिस्ट लोग में हम लोग बात करें कि साहब इनके नेता कौन कौन हैं, तो इनके लीडर, इनके जो लीडर्स थे, इन लीडर्स को कहा जाता था लाल बाल और लाल बाल पाल, और तीसरे हैं, एक और हैं चौथे, इनका नाम है अरविंद घोष। देखिए ये इनके नेता हैं। लाल बाल पाल से मतलब यहां पर है, लाल का मतलब यहां हो गया लाला लाजपत राय, इनसे मतलब है बाल गंगाधर तिलक, पाल से मतलब है बिपिन चंद्र पाल। तो ये क्या है, इनके कुछ प्रमुख नेता हैं, इस संगठन के कुछ क्या है प्रमुख लीडर रहे। अब देखिए इन लीडर्स की बात करें तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, इन सभी का मानना यह था, इस उग्रवादी विचारधारा के लोगों का मानना यह था कि भारतीयों को जो मुक्ति है वो अपने स्वयं के क्या एफर्ट से मिलेगी, खुद के प्रयासों से मिलेगी, ना कि ब्रिटिश सरकार की कृपा से मिलेगी। यानी कि मानते जो स्वराज है, जो अपनी आजादी है, वो मांग कर छीन कर लेनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, छीननी पड़ेगी। और छीनने के लिए इन लोगों ने क्या काम किया, तरीका अपनाया। इन्होंने कहा स्वदेशी अपनाइए, भारत में बनी वस्तुएं अपनाइए, स्वदेशी क्या करिए, अपनाइए। ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या कहा, जो विदेशी वस्तुएं हैं, जो फॉरेन गुड्स हैं, क्या करिए, उनका
बहिष्कार कर दीजिए, यानी कि विदेशी वस्तुएं क्या है, फॉरेन गुड्स मत अपनाइए। कौन सा मानते हैं, किसका मानना है, इन्हीं क्या है, एक्सट्रीमिस्ट का मानना है। और कहा कि आप नेशनल एजुकेशन क्या करिए, राष्ट्रीय शिक्षा पे क्या करिए, आप बल दीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा लेके आइए। तो इनका तरीका यह है कि आपको आजादी मांगने से नहीं मिलेगी, छीनने से मिलेगी। और इसके लिए क्या बोले, क्या स्वदेशी वस्तुओं को अपनाइए, ठीक है, विदेशी वस्तुएं फॉरेन गुड्स को बिल्कुल क्या कर दीजिए, बहिष्कार कर दीजिए, मत अपनाइए। और राष्ट्रीय शिक्षा पे क्या दीजिए, बल दीजिए, यानी कि अपनी शिक्षा क्या है, अपनी मातृभाषा में दीजिए। इस पे क्या दिया, इन लोगों का ये तरीका ये हुआ करता था। और इसी तरीके के क्रम में, इसी क्रम में जो इनमें से एक व्यक्ति हैं लाला लाजपत राय, ठीक है, ये सॉरी बाल गंगाधर तिलक की हम लोग जरा बात कर लें, जो खुद इसके क्या है, विचारधारा के नेता हैं। इन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही 1893 में बात करें, और इन्हीं के द्वारा ही 1893 में एक लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए स्टार्ट किया गया गणपति महोत्सव। आज हम मनाते हैं गणपति बप्पा मोरया। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसी समय हुई थी, किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में बंबई में शुरू किया गया गणपति महोत्सव। और इसका उद्देश्य सीधा यह था कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय क्या कर सके, इस आंदोलन से, इस मूवमेंट से क्या कर सके, जोड़ सके। क्योंकि इससे पहले जो कांग्रेस बनी, कांग्रेस में क्या मैंने बोला, उच्च वर्ग के लोग ही शामिल हुआ करते थे, यानी कि क्या जो स्थानीय लोग थे, जो आम जनता थी, उनकी क्या बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं था, भागीदारी नहीं थी। तो ऐसे में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणपति महोत्सव शुरू किया गया, ताकि हो सके लोगों में क्या राष्ट्रवाद की भावना को जगा सके, ज्यादा से ज्यादा आम लोग क्या कर सके, इस आंदोलन से क्या कर सके, जोड़ सके। और इसी क्रम में 1895 में इन्हीं तिलक के द्वारा क्या कर दिया गया, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत भी कर दी जाती है। देखिए ये महोत्सव रहे हो, शिवाजी रहा हो या गणेश महोत्सव रहा हो, ठीक है, तो शिवाजी फेस्टिवल आ गया, गणपति फेस्टिवल आ गया। इनका उद्देश्य सिर्फ सिर्फ इतना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों में क्या राष्ट्रवाद को जगाएं, और ज्यादा से ज्यादा क्या है, आम लोगों को इस मूवमेंट से कर सके, कनेक्ट कर सके। और इसी क्रम में आपको पता है तिलक ने नारा दिया था, क्या कहा इनका, जन्म सिद्ध मेरा अधिकार है, यह स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या कहा गया था, एक स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ना, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये टैग किसका था, ये बाल गंगाधर तिलक। तो ये जो लोग हैं, किस विचारधारा के, जो उग्र स्वभाव के लोग हैं, ये इस तरह के फॉर्मेट को फोप करते हैं कि हमको आजादी छीनने से मिलेगी, भीख मांगने से नहीं मिलेगी। स्वदेशी पर हम बल देंगे तो ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा को क्या करेंगे, हम लोग अपनाएंगे। तो इनके नेता कौन कौन थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ठीक है। और इसी क्रम में तिलक ने क्या नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और 1893 क्या गणपति महोत्सव शुरू किया, 95 में क्या कर दिया, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की जाती है। चलें इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर आगे बात करते हैं। देखिए इसी के बाद हम लोग बात करें तो एक घटना घटती है 1905 में, बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको बोलते हैं बंगाल का विभाजन। पार्टीशन ऑफ बंगाल। और ये घटना घटती है 1905 में। देखिए 1905 में क्या हुआ, अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल को दो हिस्सों में तोड़ दिया जाता है।
पूर्वी बंगाल और पश्चिम, देखिए आज का बंगाल का मतलब ये हुआ, उस समय के बंगाल की मैं बात कर रहा हूं, पूरा बांग्लादेश भी इसी में शामिल हुआ करता था। बंगाल में बांग्लादेश हुआ करता था, बिहार हुआ करता था और उड़ीसा भी इसी में शामिल हुआ करता था। इतना बड़ा बंगाल नाम का प्रांत था। और इस समय क्या हुआ, बंगाल को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। और जिस समय बंगाल को दो हिस्सों में तोड़ा जाता है तो इस समय जो वायसराय थे, इनका नाम महत्वपूर्ण है, किसने ये काम किया, तो इन वायसराय का नाम था लॉर्ड कर्जन। तो कर्जन क्या थे, इस समय वायसराय थे। और कर्जन ने क्या काम कर दिया, बंगाल को दो हिस्सों में तोड़ दिया। अब जब बंगाल दो हिस्सों में टूटता है, यानी कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल में जो वर्तमान बांग्लादेश आता है और असम को रखा गया, और पश्चिमी बंगाल में आज वाला बंगाल और उड़ीसा और बिहार को शामिल कर दिया जाता है। ये था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल दो हिस्सों में तोड़ा गया। किसको, बंगाल को। बंगाल को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। और देखिए दो हिस्सों में तोड़ने के बाद ऐसे तोड़ा जाता है बंगाल को दो हिस्सों में, एक तरफ था ईस्टर्न बंगाल और एक तरफ था वेस्टर्न बंगाल। तो पूर्वी बंगाल का मतलब आज का बांग्लादेश, जिसको हम नाम से जानते हैं। और इसी पूर्वी बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो पूर्वी बंगाल में क्या जोड़ा गया, असम, असम और पूर्वी बंगाल, इसमें बिहार और वर्तमान का क्या है, ओडिशा। इस तरह से बंगाल को दो हिस्सों में तोड़ा गया। और जब बंगाल को दो हिस्सों में तोड़ा जाता है, बंगाल को दो हिस्सों में तोड़ने की जो घटना थी, इसकी जो घोषणा होती है ये होती है, तारीख थी 20 जुलाई 1905। देखिए जैसे ही बंगाल को तोड़ने की क्या होती है, दो हिस्सों में डिवाइड करने की बात कही जाती है, बंगाल का विभाजन होता है 20 जुलाई 1905 को। वैसे ही क्या होता है, पूरे बंगाल में क्या होते हैं, विरोध स्टार्ट हो जाते हैं। तो ब्रिटिश सरकार से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया। तो लॉर्ड कर्जन का एक स्टेटमेंट आता है कि हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि बंगाल एक बड़ा क्या है, स्टेट है, बड़ा प्रांत है, तो इसका जो प्रशासन चलाने में हमारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये एक्सक्यूज दिया उन्होंने, एक बहाना दिया। लेकिन वास्तविक घटना क्या थी, आपने अभी इससे पहले लास्ट क्लास में क्या है 1857 की क्रांति को आप लोगों ने पढ़ा था, रिवॉल्यूशन 1857 आप लोगों ने पढ़ा। तो उसमें आपने पाया होगा कि इस 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे, बराबरी की भागीदारी रही थी। तो इसी को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने, चूंकि वो क्रांति क्या थी, एक क्या है सही ढंग से क्या फॉलो नहीं हुई थी, कोई तारीख निश्चित नहीं थी उसकी, तो क्रांति की दबा दी गई थी आसानी से। लेकिन क्या है, उसका ट्रेलर तो अंग्रेज देख ही चुके थे। तो इस ट्रेलर को देखने के बाद अंग्रेजों को लगा क्यों ना हिंदू और मुस्लिमों के बीच क्या कर दे, आपसी मतभेद पैदा कर दें हम लोग, इनको डिवाइड कर दें, तो शायद नेक्स्ट टाइम कभी ऐसी क्रांति ना हो पाए। और इसके बाद कांग्रेस नाम का बड़ा संगठन भी आ चुका है। तो इसलिए क्या है, सांप्रदायिकता पैदा करने के लिए हिंदू और मुस्लिमों को तोड़ने के लिए क्या कर दिया गया, बंगाल का विभाजन किया गया। जो पूर्वी वाला बंगाल था, इसमें क्या मुस्लिम जनसंख्या अधिक रहा करती थी, क्या है जो मेजर पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम्स थी। और पश्चिमी बंगाल में क्या है, मेजर पॉपुलेशन कौन थी, हिंदुइज्म को फॉलो करने वाली थी। तो इसलिए इसको दो हिस्सों में तोड़ा गया बंगाल को। अब जैसे ही बंगाल को दो हिस्सों में तोड़ा जाता है, तो इसको जैसे ही घोषणा होती है, इसके एवज में तुरंत 7 अगस्त का दिन था। 7 अगस्त को कलकत्ता में एक मीटिंग हुई टाउन हॉल पे, और मीटिंग होने के बाद ये तय किया गया, हम 7 अगस्त से क्या करेंगे, हम भी क्या करेंगे, स्वदेशी मूवमेंट चलाएंगे, स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। यहां पे घोषणा हो जाती है तुरंत इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट की। कहा हम चलाएंगे राष्ट्रीय स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, यानी कि विदेशी वस्तुओं क्या करेंगे, बहिष्कार हम लोग करेंगे। तो बंगाल विभाजन किसके समय होता है, लॉर्ड कर्जन के समय। कब इसको डिक्लेयर, क्या घोषणा की गई, 20 देखिए 20 जुलाई को केवल क्या है, इसकी घोषणा की गई है कि हम बंगाल को दो हिस्सों में तोड़ने वाले, और ऐसे ऐसे बंगाल को हम लोग तोड़ेंगे। और जैसे ही ये घोषणा होती है, देखिए दिन था 16 अक्टूबर, और 16 अक्टूबर को क्या होता है, दरअसल 16 अक्टूबर 1905 को क्या है, ये जो बंगाल का विभाजन था, ये बंगाल विभाजन क्या हो जाता है, लागू हो जाता है, यानी कि अप्लाइड हो जाता है। इस समय 20 जुलाई को क्या की गई,
डिक्लेयर किया गया कि हम बंगाल को दो हिस्सों में तोड़ने वाले, विभाजन, इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बंगाल को, ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल में। तो इसके अवधि में 7 अगस्त को क्या होती है, मीटिंग होती है कलकत्ता के टाउन हॉल में, और यहाँ पर मीटिंग में तय किया गया कि हम क्या करेंगे, पूरे बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चलेगा, विदेशी वस्तु का होगा बिल्कुल बहिष्कार, फॉरेन गुड्स हम लोग यूज करेंगे ही नहीं। और 16 अक्टूबर 1905 को क्या था, बंगाल विभाजन, जो बंगाल का पार्टीशन होना था वो क्या हो गया, वो कानून क्या हो गया, अप्लाइड हो जाता है, लागू हो जाता है। अब देखिए जैसे ही 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू होता है तो इसी समय पूरे बंगाल में, ठीक है, तो इस समय क्या होता है, पूरे बंगाल में 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर का जो दिन था मनाया जाता है किस रूप में, शोक दिवस के रूप में। शोक दिवस, सोरो डे। जैसे ही 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है, बंगाल में क्या है, शोक की लहर दौड़ गई पूरे बंगाल में। लोगों ने क्या किया, इस दिवस को 16 अक्टूबर का दिन क्या है, सौरो डे यानी कि शोक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और इस दिन क्या होता है, वहां की क्या महिलाएं रही, पुरुष रहे, सभी ने एक दूसरे को राखियां बांधी, शोक दिवस मनाया। और जैसे ही हुआ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है, तो इसी स्वदेशी आंदोलन के समय की मैं बात कर रहा हूं, तो इसी स्वदेशी आंदोलन के समय क्या हुआ था, इसी स्वदेशी मूवमेंट के समय क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर, एक रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा, तो इसी स्वदेशी आंदोलन के समय रविन्द्रनाथ टैगोर की मैं बात कर रहा हूं, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसी स्वदेशी आंदोलन के समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बांग्ला भाषा में एक गीत लिखा था, और इस गीत का नाम था आमार सोनार बांग्ला। गीत की रचना की, देखिए क्रांतिकारियों में जोश बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीत लिखा बंगाली भाषा में। इस गीत का नाम था आमार सोनार बांग्ला। ये गीत है आमार, जो खुद क्या बंगाली भाषा में लिखा गया था, आमार सोनार बांग्ला। दरअसल ये जो आमार सोनार बांग्ला था, जब 1971 में 1971 में एक नया देश बना था बांग्लादेश। जब बांग्लादेश का जन्म हुआ तो यही आमार सोनार बांग्ला क्या बना, बांग्लादेश का क्या नेशनल एंथम बना, राष्ट्रीय क्या बना, गीत बना। कौन सा राष्ट्रीय गीत, कौन, जैसे हमारा क्या वंदे मातरम क्या राष्ट्रीय गीत है, तो ऐसे ही बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है, आमार सोनार बांग्ला। तो उसकी रचना किसने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब लिखा गया, जब ये स्वदेशी मूवमेंट चला। क्यों चला मूवमेंट, बंगाल विभाजन के विरोध करने में क्या किया, इस मूवमेंट को चलाया गया। तो ये कुछ फैक्चुअल बातें थी, यहां पर हम लोगों ने जान लिया। तो आप जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। तो देखिए इस बंगाल विभाजन से कुछ प्रश्न बनते हैं। कब हुआ, 20 जुलाई को घोषणा होती है, डिक्लेयर होता है। इस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन। और ये अप्लाइड कब होता है, 16 अक्टूबर को। और ये आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये बात आपको जाननी है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं।
देखिए दो बातें हो गई। 1857 की क्रांति होती है तो मुस्लिम और हिंदू दोनों मिलकर लड़े। फिर कांग्रेस नाम का दल आ गया, एक बड़ा दल बना भारत में, जिसकी कमी महसूस की जा रही थी, वो कांग्रेस के रूप में पूरी हो गई। और इसके बाद बंगाल का विभाजन कर दिया गया हिंदू और मुस्लिमों को करने के लिए, तोड़ने के लिए, विभाजित करने के लिए, दोनों के बीच क्या वैचारिक मतभेद पैदा करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया। लेकिन इससे एक कदम और बढ़ते हुए ब्रिटिश सरकार ने एक और कांग्रेस को काउंटर करने के लिए एक और दल बना दिया। और देखिए ब्रिटिश सरकार के इस समय वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने मुस्लिम जो क्या है अमीर मुस्लिम थे, जो ढाका के नवाब थे, ऐसे कुछ क्या है उच्च वर्ग के, क्या है कुलीन वर्ग के मुस्लिमों को क्या किया, इनवाइट किया शिमला में। और इनवाइट क्या हुआ, मीटिंग होती है। और मीटिंग होने के बाद मुस्लिमों को उनको कहा गया कि आप भी क्या काम करें, एक अपना कांग्रेस की तरह का एक बड़ा दल क्या करिए, आप भी अपना एक दल बनाइए। और इसी समय क्या होती है, मुस्लिम लीग भारत में आती है, ठीक है। और इस समय एक दल भारत में आया, इसका नाम था ऑल इंडिया देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसको हम बाद में क्या बोलते हैं, हमने जिसको क्या कहा, मुस्लिम लीग कहा। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आता है दिसंबर 1930 में, ठीक है, सॉरी दिसंबर की घटना है। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आता है, इसकी अगर हम लोग बात करें ठीक है, 1930 से 1906, और ये थी 30 दिसंबर 1906 को बना एक दल बनता है, इसका नाम था मुस्लिम लीग, जो अंग्रेजों की कृपा से ही बना। और इस दल के अगर हम लोग बात करें तो मुस्लिम लीग की अगर हम लोग बात कर लें तो इस दल के क्या फाउंडर कौन थे, वो थे ढाका के नवाब सलीमुल्लाह। ये क्या थे, इसके फाउंडर रहे। और मुस्लिम लीग के अगर आपसे पूछ लें कि पहले प्रेसिडेंट कौन रहे, अध्यक्ष कौन रहे, तो इनका नाम था आगा खां। इतनी ही बातें हम लोग करेंगे मुस्लिम लीग के बारे में। यानी कि मुस्लिम लीग कब हुआ, 1906, 30 दिसंबर 1906 की घटना है। और फाउंडर कौन रहे, ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह। और प्रेसिडेंट कौन बने इसके पहले, आगा खां, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते जरा, एक और अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, इसको बोलते हैं कैलकाटा सेशन। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन इसको हम लोग बोलते हैं। तो कांग्रेस का कलकत्ता सेशन 1906 में होता है। और कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके बात करें कि यहाँ के प्रेसिडेंट, इस अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की, तो स्वयं रहे कौन, उदारवादी व्यक्ति हैं, इनका नाम है, पारसी हैं, दादा भाई नौरोजी। और इस सम्मेलन की जानना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि पहली बार दादा भाई नौरोजी ने क्या की, एक डिमांड की कि हमको क्या चाहिए, स्वराज चाहिए। तो प्रश्न आपसे पूछ लें कि पहली बार स्वराज की डिमांड कौन किए थे, कहां से निकल के आती सामने, तो किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कौन से सेशन में होती है, ये होती है कांग्रेस के क्या कलकत्ता सेशन में, जो का हुआ 1906, जिसकी अध्यक्षता प्रेसिडेंट खुद कौन रहे, स्वयं दादा भाई नौरोजी रहे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जब कांग्रेस हम लोग पढ़ रहे थे तो आपको पता है कांग्रेस में दो ही प्रकार के लोग थे, एक उग्रवादी थे, ठीक है, एक मॉडरेट थे, और क्या है एक एक्सट्रीमिस्ट थे। उग्रवादी भी थे और क्या उदारवादी भी थे, नरमपंथी भी थे, गरमपंथी भी थे, ये हम लोगों ने पढ़ लिया अभी। तो जब किसी भी दल में दो तरह की विचारधारा के लोग, दो आइडियोलॉजी के लोग होते हैं, तो कभी ना कभी होता है वैचारिक मतभेद, तो क्या होते हैं, होते ही होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस में भी क्या थे, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर क्या है वैचारिक मतभेद आपस में क्या पनप रहे थे। और जब ये वैचारिक मतभेद पनपे तो कभी ना कभी तो क्या होगा, ये वैचारिक मतभेद खुलकर सामने आएंगे। तो देखिए वैचारिक मतभेद जो थे वो खुल के तो कलकत्ता सेशन में ही सामने आना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि जब से कांग्रेस बनी 1885 से लेकर 1906 तक की मैं बात कर रहा हूँ, इस लगभग 20 साल के टाइम पीरियड में क्या होता है, जितने भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे वो सब क्या थे, मॉडरेट ही थे, उदारवादी लोग थे। मॉडरेट आइडियोलॉजी के लोग ही प्रेसिडेंट बनते थे, क्योंकि कांग्रेस में वर्चस्व किसका था, मॉडरेट्स का ही था, उदारवादियों का ही था। तो ऐसे में उग्रवादी लगातार जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो डिमांड करते थे, कभी एक काम करिए, कभी ना कभी तो क्या करें आप, हमारे में से भी क्या किसी एक व्यक्ति को क्या बनाइए, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाइए। हालांकि दोनों की क्या है, काम करने की क्या है, सिस्टम क्या है, बिल्कुल अलग है, विचारधारा क्या थी, बिल्कुल अलग थी।
तो यहां पे ये डिमांड यहां पे भी आई, इस कैलकाटा सेशन में भी आती है, लेकिन चूंकि जो दादा भाई नौरोजी थे काफी बुजुर्ग थे और सभी लोग सम्मानित व्यक्ति थे, सभी लोग सम्मान करते थे, तो कांग्रेस ने क्या काम किया, इनको अध्यक्ष बना दिया गया और जो विवाद था वो क्या हो गया, वो शांत हो गया। लेकिन इसके बाद कहां तक शांत रह पाता, इसके बाद साल था 1907 का, और 1907 का साल था ये सूरत कांग्रेस का हुआ, सूरत विभाजन इसको हम लोग बोल देते हैं, सूरत पार्टीशन 1907। यानी कि कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन होता है, जो सेशन होता है, इस सूरत सेशन में क्या होगी, कांग्रेस क्या होगी, दो हिस्सों में क्या होती है, टूट जाती है। जो क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, वो क्या हो गए, कांग्रेस से अलग हो गए, अपने आप को अलग कर लिया। देखिए वैचारिक मतभेद तो पहले से अलग थे, लेकिन इस सम्मेलन में क्या हुआ, कांग्रेस के जो उग्रवादी लोग थे उन्होंने डिमांड की कि बाल गंगाधर तिलक को बनाइए, आप इसका अध्यक्ष बनाइए। तो उन्होंने जो मॉडरेट्स थे, जो उदारवादी लोग थे, उन्होंने इस बात को क्या स्वीकार करने से मना कर दिया। और ये तो क्या एक नाम मासी का क्या था, एक कारण था, लेकिन वास्तविक कारण तो आप भी समझते हैं, वैचारिक मतभेद थे जो काफी समय से चले आ रहे थे। तो इस बात को लेकर क्या होता है, कांग्रेस का क्या होता है, दो हिस्सों में क्या होता है, विभाजन होता है। यानी कि कांग्रेस में क्या हो गया, अब हो गया कांग्रेस में पार्टीशन हो जाता है। तो कांग्रेस में पार्टीशन कब होता है, 1907 के सूरत सम्मेलन में या सूरत अधिवेशन में। और इस समय जो ये जब सूरत सम्मेलन था, इस सूरत सम्मेलन की अध्यक्ष कौन रहे, एक उदारवादी थे, इनका नाम था रास बिहारी बोस। तो आपसे कभी प्रश्न पूछ लें कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, तो कांग्रेस का विभाजन कब होता है, 1907 के सूरत सम्मेलन में या सूरत अधिवेशन में, जिसकी प्रेसिडेंट कौन थे, जिसके अध्यक्षता किसने की, रास बिहारी बोस के द्वारा की गई। ठीक है, तो ये घटना देखिए, कांग्रेस में क्या हो गया, विभाजन भी हो गया, मुस्लिम लीग भी आ चुकी है। इस साल की बात हम लोग आगे करते हैं, जरा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इस समय कांग्रेस का देखिए जब विभाजन हुआ तो कुछ छोटी मोटी 2-3 घटनाएं और घटी हैं, और उन छोटे मोटे इंसिडेंट्स को जरा हम लोग और जान लेते हैं। कुछ घटनाएं हैं छोटी मोटी, उनको भी जरा जान लेते हैं। और ऐसे में ही देखिए इस समय की हम लोग बात करें, इस समय भारत के बाहर भी एक मूवमेंट चला, इसका नाम था गदर मूवमेंट या गदर पार्टी भी इसको बोलते हैं, या गदर आंदोलन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। गदर पार्टी, ठीक है, एक पार्टी बनाई गई, इसका नाम था गदर पार्टी। और ये गदर पार्टी छोटा सा मूवमेंट नहीं, काफी इतिहास में इसके बारे में एग्जाम में कई बार प्रश्न बन जाते हैं। तो दरअसल गदर मूवमेंट की अगर हम लोग बात कर लें तो गदर मूवमेंट क्या था, तो देखिए 1 नवंबर 1913 की बात है। तो अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को नाम का क्षेत्र, अमेरिका में एक टाउन है सैन फ्रांसिस्को, तो सैन फ्रांसिस्को में एक पार्टी बनाई जाती है, सैन फ्रांसिस्को में। इस पार्टी का नाम था गदर पार्टी, और इस पार्टी के फाउंडर कौन थे, और इन फाउंडर का नाम था लाला हरदयाल। देखिए इस व्यक्ति का नाम इंपॉर्टेंट एग्जाम के, लाला हरदयाल। देखिए गदर पार्टी का उद्देश्य यह था कि भारत के बाहर भी क्या कर सके, भारत के लिए क्या करें, एक क्या है, भारत का क्या एक समर्थन में क्या है कुछ लोग तैयार कर सके। इसका उद्देश्य क्या था, गदर आंदोलन का। यानी गदर आंदोलन का उद्देश्य था कि भारत के बाहर से भी क्या है, जो भारत का नेशनल मूवमेंट है उसमें योगदान दिया जा सके, क्योंकि इससे क्या है, अमेरिका भी क्या है, ब्रिटिश की कॉलोनी ही रहा था, और लेकिन क्या इस समय आजाद हो चुका था।
तो भारत से बाहर भी कुछ भारत की क्या है स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने के लिए क्या है, एक अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में क्या होता है, लाला हरदयाल के द्वारा एक पार्टी बनाई गई, इसका नाम था गदर पार्टी, जिसने एक आंदोलन चलाया, इसको हम लोग बोलते हैं गदर मूवमेंट। इसी को क्या कहते हैं, गदर मूवमेंट कहा जाता है। तो बस इस गदर मूवमेंट में आपको याद रखना है, गदर मूवमेंट कहां पार्टी बनी, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। किसने बनाई, लाला हरदयाल। और देखिए जो गदर पार्टी थी, इस गदर पार्टी की एक पत्रिका बड़ी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इनकी एक क्या थी, एक पत्रिका थी इनकी, और इस पत्रिका का नाम भी गदर ही था। तो गदर पार्टी की पत्रिका कौन सी थी, गदर पत्रिका। ठीक, एक छोटी सी ये घटना है, इसको जानना जरूरी है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की, लाला हरदयाल। एक छोटे से इंसिडेंट और घटता है, 1914 की बात है, इसका नाम था कामा गाटा मारू इंसिडेंट। 1914 में इसको बोलते हैं कामागाटा मारू प्रकरण। बस आपको ये याद रखना, छोटी सी घटना है, इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कामागाटा मारू क्या है। तो देखिए दरअसल कामागाटा मारू जो है, इस कामागाटा मारू शब्द की हम लोग बात करें तो ये कामागाटा मारू एक जहाज का नाम है। क्या है ये, एक शिप था। देखिए दरअसल क्या थे, एक भारतीय व्यापारी थे गुरदत्त सिंह। तो गुरदत्त सिंह ने क्या है, जापानी कंपनी से एक जहाज लिया किराए पर, उस जहाज का नाम था कामागाटा मारू। और इस कामागाटा मारू जहाज में क्या है, साउथ ईस्ट इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ लोग, कुछ भारतीयों को किया इस जहाज में लादा, और लादने के बाद ये पहुंचते वैंकूवर शहर, वैंकूवर कनाडा में आता है। तो कनाडा पहुंचे, उद्देश्य ये था कि आप ये काम करेंगे, यहां से जाएंगे, वहां जाकर कनाडा में रहेंगे, कि अच्छा जीवन, अच्छे क्या लाइफ स्टाइल को जिएंगे, और साथ ही साथ क्या है, भारत का जो नेशनल मूवमेंट है उसमें क्या करेंगे, वहां से क्या करेंगे, योगदान भी करते रहेंगे, भारत के मूवमेंट के लिए करेंगे, आवाज भी उठाते रहेंगे, ये उद्देश्य था। तो जब ये कुछ भारतीयों को लादा, और लादने के बाद कहां ले आते हैं, उस कहां पहुंचे, वैंकूवर शहर पहुंचते हैं। और जब वैंकूवर पहुंचे तो वैंकूवर में कनाडा सरकार ने एक नियम पास कर दिया था इस समय तक कि कोई भी ऐसे व्यक्ति जो क्या सीधे भारत से नहीं आएगा, उसको हम क्या करेंगे, कनाडा में एंट्री नहीं देंगे। तो जब ये लोग यहां पे पहुंचते तो कनाडा पुलिस ने क्या किया, इनको क्या कनाडा के क्या उस वैंकूवर तट पे उतरने से क्या कर दिया, मना कर दिया, और एक ऑर्डर जारी किया कि आप सीधे कहां जाइए, वापस कलकत्ता चले जाइए। तो जैसे ये भारतीयों से भरा हुआ जहाज ये वापस कलकत्ता आता है, तो पोर्ट पे होती कलकत्ता पुलिस, और इनके बीच क्या होता है, विवाद होता है, गोली चलती है, जिसमें क्या लगभग 17-18 भारतीय क्या मारे भी जाते हैं। तो ये जो घटना थी इतिहास में फेमस हो गई, किस नाम से, कामागाटा मारू प्रकरण के नाम से। आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि ये कामागाटा मारू क्या था, दरअसल एक जहाज का नाम हुआ करता था, जिसको एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अभी हम लोगों ने पढ़ा 1907 के क्या है, जो हमारा सूरत सेशन था, उसमें क्या होती है, कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हो गया। अब देखिए जब किसी का विभाजन होता है तो क्या पैचअप भी होता है बाद में, तो ऐसे ही क्या होता है, साल था 1916। अब क्या हो गया, कांग्रेस का जाता है पैचअप, इसको बोला गया लखनऊ पैक्ट 1916 में। पैक्ट का मतलब ही समझौता होता है, तो लखनऊ समझौता ये कब होता है, 1916 में। लखनऊ समझौते का मतलब ये है देखिए लखनऊ समझौते में क्या था, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, जो कांग्रेस से क्या हो गए थे, बाहर हो गए थे 1907 में। लगभग क्या है, 7 के बाद क्या बात करें तो लगभग क्या 9 साल हो चुके हैं। तो 9 साल के बाद आफ्टर 9 ईयर्स घर वापसी होती है, पैचअप होता है दोबारा से उग्रवादी उदारवादियों में। तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे, है ना, यानी कि उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट उग्रवादियों की 9 साल बाद, तिलक के प्रयासों से 9 साल बाद क्या होती है, कांग्रेस में हो जाती है वापसी।
तो 1907 में कांग्रेस का क्या होता है, पार्टीशन होता है, विभाजन होता है, और पैचअप का हो गया 9 साल के बाद होता है लखनऊ में, लखनऊ समझौता इसको बोलते हैं। और इस लखनऊ समझौते की अगर हम लोग बात करें भाई, तो लखनऊ समझौते के प्रेसिडेंट का नाम भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि इस समय इस समझौते की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो इस समय इस समझौते की अध्यक्षता करने वाले जो व्यक्ति थे, इनका नाम था अंबिकाचरण मजूमदार। ठीक है, कौन थे, अंबिकाचरण मजूमदार क्या थे। तो कांग्रेस की वापसी होती है 1916 में। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, इस साल की घटना हम लोग कल वाली क्लास में देखेंगे 1916 के बाद। ठीक है, 1916 के बाद 1917 में क्या होगा, 1915 में गांधी की भी एंट्री कराएंगे। तो देखिए आज हम लोगों ने जो क्लास में डिस्कस किए, इस क्लास में डिस्कस करने के दौरान हम लोगों ने दो बात की। पहली बात ये थी, हम लोगों ने स्टार्टिंग की 1885 से, राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण 1885 से 1905 तक की हम लोगों ने बात किया। और इस समय हम लोगों ने बात की 1885 में होती कांग्रेस की स्थापना होती है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, जो पहले सचिव भी बनते हैं और पहले अध्यक्ष, जरा रिवाइज करने के बाद कौन बने, डब्ल्यू.सी. बनर्जी को पहला अध्यक्ष बनाया गया। तो कांग्रेस की पहली मीटिंग कहां पे होती है, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ये बात हम लोगों ने बात की। और कांग्रेस का नाम कांग्रेस किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके, दादा भाई नौरोजी की एडवाइस पे नाम किया गया था, क्योंकि आपने जाना कि कांग्रेस का पहला नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम रखा गया। दूसरी हम लोगों ने ये बात कर ली। इतनी बात करने के बाद हमने ये बात कर ली कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी हम लोगों ने जान लिए, बदरुद्दीन तैयब जी रहे। और कांग्रेस के पहले क्या अंग्रेज अध्यक्ष जान लिए, जॉर्ज यूले। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जान ली, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट के बाद हम लोगों ने जान लिया जो कांग्रेस है, उस समय कांग्रेस की स्थापना के समय उनके प्रेसिडेंट को वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन। ठीक। और इसके बाद हम लोग आते हैं कांग्रेस जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उस राष्ट्रीय आंदोलन की पहली स्टेज में। और पहली स्टेज में हम लोगों ने जाना 1885 से लेकर 1905 तक, 1905 तक उसको हमने रखा। यानी कि इसको बोला हम लोगों ने मॉडरेट्स, उदारवादी लोग। नेता कौन है भाई, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और कौन रहे, फिरोज शाह मेहता हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले रहे। इस टाइप के लोग क्या थे, ये सब कहते हैं उस कांग्रेस के क्या है, उदारवादी नेता थे, जिनका तरीका क्या है कि ब्रिटिश सरकार के सामने एक एप्लीकेशन के माध्यम से, एक ज्ञापन के माध्यम से क्या करना, अपनी डिमांड्स रखना। ये तरीका फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। इसी समय अगला चरण पड़ा 1905 से लेकर 1917, 1905 से लेकर 1917 तक हम लोगों ने पढ़ा। इसको बोला एक्सट्रीमिस्ट स्टेज, सेकंड स्टेज ऑफ नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण। हमने इनके प्रमुख नेताओं को जाना, लाल बाल पाल और अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक को जान लिया। और किसको जाना हम लोगों ने, बिपिन चंद्र पाल। तो इन लीडर्स का तरीका क्या है, ये मानते हैं कि भारतीयों को मुक्ति भारतीयों के प्रयासों से मिलेगी, एफर्ट से मिलेगी, ना कि ब्रिटिश सरकार की कृपा से मिलने वाली है। कहते हैं स्वदेशी वस्तु पे क्या कर दिए, बल दीजिए, फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तु क्या करिए, आप बहिष्कार करिए, और राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाइए। इसी क्रम में तिलक ने क्या काम किया, 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में क्या, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कर दी। यहां तक हम लोगों ने जान लिया। इसके बाद हम लोग आते हैं 1905, 20 जुलाई 1905 को क्या है, ब्रिटिश सरकार ने क्या काम किया, बंगाल को विभाजन कर दिया। कौन थे, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और इसके अवधि में 7 अगस्त को क्या होता है, 7 अगस्त को, जैसे ही 20 जुलाई को ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, तो 7 अगस्त को क्या हुआ, आपने जान लिया क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन की क्या घोषणा होती है कलकत्ता के टाउन हॉल में। और 16 अक्टूबर का दिन था, उस दिन क्या है, बंगाल विभाजन क्या हो जाता है, लागू हो जाता है, अप्लाइड हो जाता है। ये बातें हम लोगों ने अभी तक किए थे। और यहीं पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सुनार बांग्ला की रचना कर दी। इतनी बातें हम लोगों ने कर ली है। इसके बाद हम लोग आते हैं किस पे, 1906 में, 30 दिसंबर 1906 को क्या है, मुस्लिम लीग की क्या होती है, स्थापना होती है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी बनी। इस पार्टी के पहले फाउंडर कौन थे, सलीमुल्लाह, और अध्यक्ष कौन रहे, आगा खान। इसी क्रम में हम लोग जान लिया 1906 का क्या, कैलकाटा सेशन, जिसके प्रेसिडेंट कौन रहे, दादा भाई नौरोजी, और पहली बार क्या, स्वराज की मांग की गई। ये बात हम लोगों ने जान लिया। इसके बाद हम आगे बढ़े तो 1907 का सूरत सेशन, जिसमें क्या होता है, कांग्रेस का क्या होता है, पार्टीशन हो जाता है, विभाजन हो जाता है। यानी कि जो उग्रवादी लोग थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो क्या हो गए, मॉडरेट से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। ये हम लोगों ने जान लिया। इसके बाद हम लोगों ने कुछ और बातें की भाई। देखिए गदर मूवमेंट पढ़ लिया, कामागाटा मारू प्रकरण जान लिया क्या था इंसिडेंट, और हम लोगों ने लखनऊ समझौता। अब देखिए इस साल की बात, इस साल की कहानी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग गुड लक।